नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम सियासी दलों का हर दिन हर कदम उसी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए आगे जा रहा है। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, बार बार पढ़ते और सुनते हैं कि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लिहाजा लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ख़ास तौर पर बीजेपी के लिए अपनी उसी धमक के साथ वापस केंद्र की राजनीति में, वापस केंद्र की सत्ता में आने के लिए इन 80 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना ज़रूरी है। और अगर विपक्ष की बात करें तो उन्हें बीजेपी के लिए, बीजेपी को अगर रोकना है तो उत्तर प्रदेश की इन्हीं 80 सीटों पर उन्हें सबसे ज़्यादा सेंध लगानी होगी। पिछले हफ्ते 17 मार्च से 19 मार्च को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई। वहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा कि तमाम 80 सीटों पर हम बीजेपी को हराएंगे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर। यह बहुत बड़ा दावा है। बीजेपी मिशन 80 चला रही है, यानी तमाम 80 सीटें जीतने की बात कर रही है, और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को तमाम 80 सीटों पर हराया जा सकता है और वो ऐसा करके दिखाएंगे। इस दावे में कितना सच है, बीजेपी की तैयारियों में कितना दम है, विपक्ष की तैयारियां कितनी मजबूत हैं, और अखिलेश यादव का ये दावा कितना मजबूत है, और उनके जो गठबंधन के साथी हैं या भविष्य में जो गठबंधन हो सकते हैं उनकी गणित क्या है, उनकी राजनीति क्या है, ये सब समझने के लिए आज हमारे साथ देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट, सी वोटर के संस्थापक और देश के तमाम चुनावों पर बारीक नज़र रखते हुए उनका बारीक एनालिसिस करने वाले यशवंत देशमुख मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे कुमार अभिषेक यूपी तक के एडिटर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही अमीश राय जो कि यूपी तक .in यानी जो हमारी वेबसाइट है उसके एडिटर हैं, और मैं नीरज। सबसे पहला सवाल यशवंत देशमुख जी आपसे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को तमाम 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हम हराएंगे। कुछ दिनों पहले सी वोटर का जो मूड ऑफ द नेशन आया था, सर्वे आया था, वो कुछ और कहानी कह रहा था। आप आज की स्थिति में, आपकी नजर में अखिलेश यादव के इस दावे में कितना दम है और क्यों? देखिए नीरज जी, दावे हर नेता को करने चाहिए, हर राजनीतिक पार्टी को करने चाहिए, क्योंकि चुनाव के अंदर जाते समय हौसला और ज्यादा होना चाहिए और मिशन भी अच्छा ही रखना चाहिए। ये उनका पूरा हक है। हम पत्रकार लोगों का काम है उन दावों को थोड़ा सा जांचना और आंकड़ों के साथ में थोड़ा और इस बात को अंदाजा लगाई कोशिश करना कि आखिर ये दावे को हकीकत बदलने का रास्ता जो है वो कितना आसान या कितना कठिन हो सकता है। 80 सीटों पे वो बीजेपी को हराएंगे, ये एक दावा है। 80 सीटों पे वो अधिकांश जगहों पे रनर अप या जीत पाएंगे या बीजेपी को मुख्य रूप से कंपटीशन में रह पाएंगे, ये एक दावा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जैसा कि हम लोग उस समय विधानसभा चुनाव के ट्रैकर में लगातार कह रहे थे कि एक क्लियर कट बाइपोलराइजेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी बनकर उभर रही है। कांग्रेस का तो कंप्लीट मेल्टडाउन था, और जिस मेल्टडाउन का बहुजन समाज पार्टी का हम लोग ने लगातार जिक्र किया, बीएसपी काफी ज्यादा उस पर नाराज भी थी, लेकिन वही हुआ। लेकिन कुमार को शायद ये बात लगातार याद हो जो हम कह रहे थे उस ट्रैकर में कि बीजेपी का ग्राफ 40% के नीचे नहीं आ रहा है और सपा का ग्राफ 35% के ऊपर नहीं जा रहा। ये दोनों ही बातें उतनी ही सत्य थी जो अंत के रिजल्ट में सामने आई। और उसी ट्रैकर में एक हिस्सा ये भी था जिसमें हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पड़ने वाले वोट में एक मोदी डिविडेंड अलग से लोकसभा चुनाव में पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे बीजेपी से नाराज वोटर जो कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं पड़े, या बहुत सारे ऐसे बाइपोलराइजेशन के वोटर जो विधानसभा में समाजवादी पार्टी को पड़े लेकिन लोकसभा में शायद उतने न जाए, ये भी एक एंगल देखने लायक होगा। मोटे तौर पे अगर मैं विधानसभा चुनाव के
पहले के वोट शेयर के ऊपर की अपनी टिप्पणी को रिविजिट करूं कि बीजेपी का ग्राफ 40 से नीचे नहीं जाएगा और सपा का ग्राफ 35 के ऊपर नहीं जाएगा, तो शायद मैं आज की तारीख में उसे रिफ्रेश करके ये कह सकता हूं कि बीजेपी का ग्राफ 45 के नीचे नहीं जाएगा लोकसभा के मद्देनजर, और शायद समाजवादी पार्टी का ग्राफ 35 रिटेन करना मुश्किल होगा, ये भी ध्यान रखते हुए कि आरएलडी उनके साथ में बना रहे अगर तो। जी बिल्कुल। कुमार अभिषेक, आपका सवाल। बिल्कुल। आप यशवंत जी, आपने जो बातें कही उसमें अगर 45 के नीचे बीजेपी नहीं जाएगी और इनका 35 पहुंचना मुश्किल है, तो ये तो 10% का एक बहुत बड़ा गैप है जो कि 2024 में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 10% के गैप को अगर हम एनालाइज करें तो कौन सा सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है? 10% का गैप में कंजर्वेटिव एस्टिमेट बोल रहा हूं, मतलब मैं पूरी गंभीरता से बात कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में पहली पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में मिनिमम 10% का गैप है, खासतौर पे तब जबकि बसपा और सपा साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे। बसपा का मेल्टडाउन हो गया, मैं मानता हूं इस बात को, ये बात हमने लगातार बोली, हम ही कह रहे थे इस बात को, इशारा कर रहे थे, और बाइपोलराइजेशन भी काफी हद तक कंप्लीट भी हो चुका है आज की तारीख में। जितना बाइपोलराइजेशन होना था उत्तर प्रदेश को विधानसभा चुनाव के समय में लगभग हो चुका है। अब उसमें और ज्यादा बाइपोलैरिटी की कोई गुंजाइश अब बहुत ज्यादा बचती नहीं है, क्योंकि बसपा के या कांग्रेस के जो कुछ भी वोट पड़े, आप उन वोटों को आप हिसाब लगाइए, वो अगर समाजवादी पार्टी को नहीं पड़े हैं विधानसभा चुनाव के समय में, तो वो समाजवादी पार्टी को लोकसभा में तो नहीं जाए, बल्कि उसमें संभावना इस बात की जरूर है कि एंटी सपा वोट जो कि बसपा को या कांग्रेस को पड़े विधानसभा चुनाव में, वो शायद उसका एक बड़ा हिस्सा फिर भी बीजेपी को ट्रांसफर हो सकता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हम पिछले 9 सालों में हमने एक ट्रेंड देखा है अलग अलग राज्यों में कि विधानसभा चुनाव में किसी भी राज्य में बीजेपी को जो वोट पड़ता है, लोकसभा चुनाव में उसके मुकाबले 5 से 10%, 15% ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव पड़ता है। मसलन आपने अभी हिमाचल के विधानसभा चुनाव देखे, हिमाचल के विधानसभा चुनाव में जहां पे लगातार हम लोग ट्रैकर में कह रहे थे कि मामला गंभीर है, फंसा हुआ है और मामला बिल्कुल कांटे का है, उसमें हमने देखा कि 1% से भी कम का कांग्रेस और बीजेपी के बीच का फर्क था उसमें। लेकिन लोकसभा चुनाव का सेम सैंपल में सेम लोगों से जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो लोकसभा चुनाव में वही गैप बढ़ के ऑलमोस्ट 17-18% का, सेम सैंपल। तो ये अपने आप में एक इशारा है इस ओर कि जो कुछ भी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पड़ा था, वो उसका लोअर साइड था। लोकसभा चुनाव में अपर साइड में मिनिमम 5 और उसके ऊपर भी कितना % वोट उसमें वोट ऐड होगा, ये देखने लायक होगा और इंटरेस्टिंग। जी यशवंत सर, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले, चूंकि हम लोग इस चर्चा को यूट्यूब पर भी लाइव अपने दर्शकों को, यूट्यूब पर एक पोल पूछा आपने दर्शकों से कि 2024 का चुनाव किसके पाले में जाएगा। 4 ऑप्शन है, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, और इसका जवाब दर्शकों को देना है और इसका नतीजा पोल का जब डिबेट समाप्त करेंगे नीरज जी तो बताएंगे। मेरा सवाल ये है यशवंत सर कि जब अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं 80 सीटें जीतने का लोकसभा में, और ट्रैकर अलग बातें कह रहा है, अखिलेश यादव एक और बात कह रहे हैं कि वो इस चुनाव में न बसपा का साथ पकड़ेंगे न कांग्रेस का साथ पकड़ेंगे, वो एक अलग तरह के गठबंधन की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा 2019 में कांग्रेस महागठबंधन के साथ नहीं थी तो 15% माइनॉरिटी वोट लेकर निकल गई, वो जो कई सीटों पर उनके लिए मुश्किल साबित किया सपा के लिए। तो अगर ये अपने स्टैंड पर अखिलेश यादव कायम रहते हैं, 2024 का चुनाव वो अभी के मौजूदा गठबंधन से लड़ते हैं, तो क्या उन्हें माइनॉरिटी वोट जो 2022 में मिला है करीब 90% के आसपास, क्या उस तरह की फिर से पोलिंग उनको होती नजर आ रही है माइनॉरिटी वोट की? देखिए, समाजवादी पार्टी को 100% पड़ेगा, इसमें कोई शक ही नहीं। कुछ सीटों को छोड़ करके कि जहां पर कि कांग्रेस के परंपरागत गढ़ अगर मान के चलिए, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, वैसे कुछ सीटों को आप छोड़ दें जहां पे लोगों को लगेगा कि मेन कंटेस्ट बीजेपी का कांग्रेस के साथ में है, वो 2-3 चीजों को छोड़ दीजिए, तो बची हुई सीटों पे मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी मुस्लिम मतदाताओं के मन में कोई दुविधा होगी। हाँ,
कांग्रेस इज अ नॉन एंटिटी उत्तर प्रदेश, वो उसको आप इक्वेशन से बाहर कीजिए। मेन जो आप पूछ सकते हैं वो ये कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जहां पर होंगे, बहुजन समाज पार्टी 10 लोकसभा सीट पिछले महागठबंधन के साथ में जीत के आई थी। इसका मतलब बहुत साफ था कि बहुजन समाज पार्टी को तो फिर भी सपा के वोट ट्रांसफर हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जिन सीटों पे सपा के कैंडिडेट लड़े वहां बीएसपी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि उसमें हम जानते हैं कि दलित मतदाताओं का आज की तारीख में एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को जाता है और उसका फायदा बीजेपी को हुआ, सपा को नहीं हुआ। तो एक बात ये आप मान के चलिए कि बहुजन समाज पार्टी के जहां पे भी कैंडिडेट इंपॉर्टेंट खड़े होंगे, वहां पर अगर समाजवादी पार्टी कंटेस्ट में नहीं दिखाई दी तो शायद वहां पर मुस्लिम मतदाता बसपा को वोट देंगे। लेकिन जैसा मैंने कांग्रेस के केस में कहा कि ऐसा मुश्किल से 2-3 सीट में होगा, बसपा के केस में मैं कह सकता हूं मुश्किल से 10 सीट। इसके बियॉन्ड आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 65 से 70 सीटें ऐसी होंगी जहां पे मुकाबला सपा और भाजपा का ही होगा और उन सीटों पे मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से एकमुश्त केवल और केवल समाजवादी पार्टी को ही पड़ेंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं, आंकड़ों में कोई शक नहीं, कहीं पर कोई दुविधा नहीं। जी बिल्कुल, काफी स्पष्टता से आपने ये तस्वीर साफ की कि 65 से 70 सीटों पर जो है वो सीधा मुकाबला भी नहीं होगा। यशवंत जी, जब हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करते हैं और कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी ये हवाला देते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों ने 130 से ज़्यादा सीटें जीती और अगर हम उन्हें लोकसभा सीटों में ट्रांसलेट करते हैं तो वो 22 से 25 लोकसभा सीट हो जाती हैं। इसी के आधार पर वो इस दावे को अंडरलाइन करते हैं कि बीजेपी की सीटों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है और अखिलेश यादव तो 80 सीटों का दावा कर ही रहे हैं। तो विधानसभा चुनावों में उन 130 से ज़्यादा विधानसभा सीटों को और 22 से 25 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के आगे होने को क्या हमें उस चश्मे से देखना चाहिए लोकसभा चुनाव को? एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा एरियाज हैं, इसलिए 5 से भाग दे करके विधानसभा क्षेत्रों को और उस हिसाब से निकालना कि ये 25 सीटें सपा जीत जाएगी, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बचकानी कैलकुलेशन। मतलब मैं बिल्कुल माफ कीजिएगा, मैं कारण उसका ये है कि अगर आप इसको समझना चाहें, बहुत ही सीधा गणित है कि जो सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती वो सारी की सारी उन 25 लोकसभा सीटों में नहीं है, वो 80 लोकसभा सीटों में छितराई हुई। बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप इसको इसी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मोटे तौर पे गणित ये लगाइए कि 1/4 से ज्यादा मोटे तौर पे आप मान के चलिए 1/3 भी मान लीजिए आपकी 1/3 के आसपास अगर समाजवादी पार्टी सीटें जीत रही है तो 5 में 1 या 5 में 2 जो है आप कह सकते हैं कि विधानसभा सेगमेंट्स पे उसकी लीड है। अगर आप इसको समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1/3 सीटें अगर समाजवादी पार्टी ने जीती हैं तो हर लोकसभा सीट में 1/3 के आसपास यानी 1 या 2, 5 में से 1 या 5 में से 2 विधानसभा सेगमेंट्स में उसकी लीड है। बचे हुए 3 सेगमेंट्स में या 4 सेगमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी। पहला बात तो इक्वेशन में ये समझनी, कुछ जगह ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उन कंसंट्रेटेड जगहों पे हो सकता है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले इलाके हैं वहां 5 में 2, 5 में 3, 5 में 4 विधानसभा सीटों तक भी उनकी बढ़त हो सकती है, उनको ज्यादा लीड मिल सकती है, नंबर 1। लेकिन ऐसी सीटों की संख्या बहुत कम है। दूसरी बात, ये बढ़त जो बात हो रही है वो बात वहीं जहां पे मैंने शुरू की थी, ये मानते हुए बात हो रही है कि जितना समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में वोट पड़ा उसके ऊपर भी 5-10% वो ऐड करेंगे और बीजेपी के 5-10% वोट घट जाएंगे। उसके ऊपर जाते हुए अगर आप ये बात करें तो ये इक्वेशंस, ये दावे, ये आकलन कारगर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं। और जो 9 साल का अभी तक का इतिहास है चुनावी, जो उसके पूरे भारत के चुनावी ट्रेंड है,
उससे भी ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है। विधानसभा और लोकसभा के बीच में बीजेपी के वोट लोकसभा में बढ़ जाते हैं, विधानसभा में कम हो जाते हैं। विपक्ष के वोट विधानसभा में बढ़ जाते हैं और लोकसभा में कम हो जाते हैं। ये एक ट्रेंड है। इसलिए इस नाते भी वो वैसा कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। और बहुत संक्षेप में मैं आपको एक अगर इतिहास के ही कैलकुलेशन में वैसे देखना है, सन अगर आप 93 का चुनाव देखें तो 93 का चुनाव और उसके बाद में 96 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का जो था, उसमें बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी, 91 और 93 में जितनी सीटें मिली थी और 96 के लोकसभा में जितनी सीटें मिली थी, उसको एक कैलकुलेशन कीजिए तो आप पाएंगे कि बीजेपी का ग्राफ जो एक 93 के चुनाव में 180 के आसपास आके सिमट गया, बीजेपी का ग्राफ जो 96 के विधानसभा चुनाव में भी उतना ही लगभग मेंटेन रहा 180 के आसपास, और लोकसभा चुनाव में 96 और 98 के बीजेपी जो है वो एक तरफा स्वीप 55 के ऊपर ले जाकर लोकसभा सीटें यूपी में जीतती है। उसका भी आकलन वही उसी तरीके का था, जबकि वो तितरफा वोट। अभी तो बाइपोलैरिटी में और उस समय के वोट में और आज के वोट में जमीन आसमान का अंतर है। हम बात कर रहे हैं कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री जीते बन के आए थे उत्तर प्रदेश में 91 के विधानसभा चुनाव में, उस समय बीजेपी के वोट बमुश्किल 33-34% तक पहुंच पाते थे। उस 90 के दशक में बीजेपी के वोट मुश्किल से 33-34% वोट पाते थे। आज की तारीख में हम बीजेपी का लोअर थ्रेशोल्ड मान के चल रहे हैं 40%, कि 40% के नीचे नहीं जाएगी। आज की तारीख में बीजेपी चुनाव लड़ रही है 50% क्रॉस करने की, जो कि ऑलमोस्ट उन्होंने कर लिया 2019 के लोकसभा चुनाव। ऐसे में वो बेसलाइन ही चेंज हो गया। तो इस बाइपोलैरिटी में जब बेसलाइन चेंज होगा तो ये और भी ज्यादा विपक्ष के लिए समस्या होगी। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल थोड़ा, ये दो सवाल है मेरे। इनफैक्ट पहला तो जुड़ रहा है कि सीटों की संख्या को अगर हम देखें तो 80 में से बीजेपी 2014 में 73 सीटें बीजेपी प्लस जीतती है और 19 में तकरीबन 64 सीटें बीजेपी जीती और 19 का एक गठबंधन होता है। तो अगर हम ये भी मान लें कि मिनिमम 10% का गैप है और ये ज्यादा से ज्यादा 15% तक भी जा सकता है, तो क्या हम फिर 70 का आंकड़ा बीजेपी पार करने जा रही है? बीजेपी के लोग 75 प्लस कह रहे हैं, कुछ लोग 80 कह रहे हैं। तो अगर आज की जो स्थिति है कि समाजवादी पार्टी अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है, बसपा अलग है, बीजेपी प्लस अलग है, तो क्या हम फिर वही सीटों की स्थितियां देखने जा रहे हैं 2024 में? या आपको लगता है, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कांग्रेस दोबारा से समाजवादी पार्टी के साथ आती है, कांग्रेस के साथ साथ चंद्रशेखर रावण जुड़ते हैं, जो उनका पहले से गठबंधन है आरएलडी के साथ, वो रहता है, तो क्या स्थितियां बदल सकती हैं? कांग्रेस का बेस जो है वो मुश्किल से अब 2-3% का रह गया अभिषेक, जिसे अब आप कोर कांग्रेस वोट कहें। कांग्रेस अगर अब समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, उनके साथ में अलायंस करेगी, उसका केवल एकमात्र उद्देश्य होगा कि किसी तरीके से वो रायबरेली और अमेठी में अपने को रेलेवेंट बना के रख पाए। क्योंकि अगर आज नहीं, पिछले कई वर्षों से, कई इलेक्शन से हम जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी टैक्टिकल सपोर्ट कांग्रेस को ना करे तो इन सीटों पे कांग्रेस के इतने वोट आने की संभावनाएं कम रहती है। जहां आज की तारीख में अब कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड उनको कहना मुश्किल है। सोनिया जी ने बोल दिया है कि वो अगला चुनाव शायद नहीं लड़ेंगी, जितना मतलब उनके से उन्होंने जो इंडिकेशंस दिए हैं, इस बात की संभावना नहीं है। अगर वो चुनाव स्वयं नहीं लड़ती हैं तो अनलेस कि उनकी सीट पर खुद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, ऐसी स्थिति के बियॉन्ड कोई भी रिप्लेसमेंट कैंडिडेट इवन रायबरेली को भी सुरक्षित नहीं कर पाएगा। ये आप लिख लीजिए आज की तारीख में। तो ऐसे में कांग्रेस का सपा के साथ में जाना सपा के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। समाजवादी पार्टी आज जा रही है, तृणमूल कांग्रेस के साथ में हाथ मिला रही है, और तृणमूल कांग्रेस का यूपी में क्या बेस है, लेकिन उस हाथ मिलाने का एक संदेश देने का वो है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी माइनॉरिटी वोट्स की चैंपियन है, समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी वोट्स की चैंपियन है। उसमें बेसिकली कांग्रेस के लिए आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ममता जी का आज बयान आया है कि बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट राहुल गांधी है।
अगर राहुल गांधी विपक्ष के चेहरे होंगे तो आज ही आया है स्टेटमेंट, पुरानी बात नहीं, मेरे ख्याल से मैंने आज ही पढ़ा, कल दिया होगा उसे, परसों आया, परसों का है। तो आप उस थ्योरी का, उस पोल का जो नैरेटिव है वो तो आप समझ रहे हैं ना। तो कांग्रेस के लिए उस गठबंधन जगह मुझे दिखती नहीं, और अगर दिखे भी तो कांग्रेस केवल अपनी साख बचाने के लिए उसमें जाएगी कि उत्तर प्रदेश में कुछ 8-10 सीटों पे वो ठीक से लड़ जाए अच्छे से, और कम से कम ऐसा ना हो कि कांग्रेस का स्कोर कार्ड 0 हो जाए उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में, उस चीज को बचाने के लिए। और देखिए ये सब बातें केवल कहने के लिए नहीं है, विपक्ष के वोट का बंटवारा, और अगर बीजेपी 50% वोट टच कर रही है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी गुजरात जाती है और मुश्किल से 13-14% पोल करती है वोट, 5 सीट भी नहीं आते, लेकिन कांग्रेस की क्या दुर्गति करके निकलती है। अदरवाइज कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति कांग्रेस की तो कभी नहीं हुई, 2002 में भी नहीं हुई जो इन चुनाव में आपने गुजरात में देखी। तो ये केवल महज आंकड़ेबाजी नहीं है। बीजेपी का वोट अगर 50% टच कर रहा है और आपको विपक्षी पार्टियों के वोट बट रहे हैं तो स्वाभाविक सी वो एक तरफा जीत बीजेपी के लिए जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझ। हाँ, आप अगर सोचें कि सारे छोटे पार्टियां भी सपा के साथ में आ जाएं, उसका भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, अनलेस कि बसपा भी उसका अलायंस पार्टनर बन जाए, मतलब बीजेपी वर्सेस ऑल हो जाए, तब एक कांटे का मुकाबला थोड़ा सा देखने में यह मिलेगा कि हम फिर ये कह सकते हैं कि उस गठबंधन के वोट भी कम से कम 40% होंगे, और बीजेपी के ऊपर फिर ये दारोमदारी होगी कि वो कितने परसेंट वोट उससे ऊपर निकाले या अपने आप को बचाए। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में सारे सर्वे में सब में हम लोग बहुत कंजर्वेटिव थे उत्तर प्रदेश को लेकर। हम लोगों ने लगातार बीजेपी को 40-45 के आसपास का आकलन किया था। केवल ये गठबंधन ये बहुत तगड़ा है, लेकिन उस महागठबंधन के अंदर की फ्लूइडिटीज, अभिषेक, बहुत ज्यादा अब कंट्राडिक्शन में अब सामने आ चुकी है। यानी बसपा का जो वोट माना जाता था कि 100% ट्रांसफरेबल वोट है, वो 2019 में वो टूट चुका है, वो तिलिस्म, क्योंकि बसपा का वोट 100% ट्रांसफरेबल नहीं है। दलित उनके कहने पे वोट नहीं डाल रहे हैं, दलित समाजवादी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे, उनके लिए पहली प्रेफरेंस आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों के लिए पहली प्रेफरेंस जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे उत्तर प्रदेश में जस्ट बिकॉज कांग्रेस है, कांग्रेस पे वोट नहीं खराब करेंगे वो। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी ध्यान दीजिए, पिछले कई चुनाव में देख चुके हैं हम, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी, समाजवादी पार्टी का जो एक बहुत मजबूत अलायंस है एमवाई का, उसमें एम की गारंटी है, वाई की गारंटी नहीं है लोकसभा चुनाव पे। लोकसभा चुनाव में बहुत सारी सीटों पे हमने देखा है यादव वोटों का एक बड़ा हिस्सा, मुसलमान 90% हो सकता है सपा को पड़ जाए, बहुत सारी सीटों पे हो सकता है 50% भी यादव न पड़े समाजवादी। ये भी एक फैक्टर है बहुत बड़ा। तो इन सबको आप इनकार रखेंगे तो मुझे नहीं लगता। हाँ, जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का जो बयान है या जो करना चाहते हैं, वो 2024 के लिए नहीं करना चाहते। वो लड़ना चाहते हैं बीजेपी से, दो बिल्कुल बराबरी की लड़ाई की हम ही है बीजेपी के सामने। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि 80 की 80 सीटों पे हम ही थे जो बीजेपी से मुकाबले में थे, ताकि 2027 की उनकी लड़ाई का काम आसान हो सके, 27 में वो डिफॉल्ट चॉइस बन के निकल सके, वो इसकी तैयारी। एक सवाल और मैं नीरज में ले लेता हूँ, इससे जुड़ता हुआ सवाल है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी को आप कह रहे हैं कि 100% जो मुस्लिम वोट है उसका रुझान उधर ही रहेगा, उधर वोट करेगा। कांग्रेस एक तरीके से नॉन एंटिटी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बसपा की जो एक नई स्ट्रेटजी है बीएसपी की, कि वो इलाकाई जो मजबूत दमदार बाहुबली टाइप के जो मुस्लिम चेहरे हैं उनको वो उतार रही है। जैसे गुड्डू जमाली को देख लिया, इमरान मसूद जैसे, तो ऐसे तकरीबन दर्जन 1.5 दर्जन लोग वो समाज बसपा उतार सकती है। तो क्या मुस्लिम वोटों का अगर इस तरीके से एक तरफ अगर मायावती की तरफ वो रुख करें, और जिसकी चर्चा भी हो रही है कि दलित और मुस्लिम मिल जाए तो वेस्ट को वो लोग कम से कम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जो अखिलेश ने किया है, तो आपको इसकी संभावना क्या दिखती है ऐसे बनते हुए? और इसी में जोड़ देता हूं कि अगर
सपा अगर कांग्रेस और सपा एक साथ नहीं जा रहे या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं ले रही, तो कांग्रेस बीएसपी और का कोई गठबंधन क्या ज्यादा मजबूत, ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन हो सकती है? मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। कांग्रेस बीएसपी नॉन स्टार्टर है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भविष्य है या उसमें से कुछ भी निकलेगा। मतलब जब जब कांग्रेस ने बीएसपी के साथ जब जब गठबंधन किया है तो अपना बचा खुचा लुटा के ही उससे बाहर आई है, और अब कांग्रेस के पास में लुटाने के लिए कुछ बचा, इसलिए भी कोई उसके अर्थ नहीं। दूसरा सवाल जो आपका था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के सामने अगर बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कुछ तो वोट काट के लेके जाएंगे, और बीएसपी भी खासतौर पे उन्हीं मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना चुन रही है जो हालत दिख रहा है, और या चुनने की तैयारी में है रखने की, जिनके पास में बाहुबल है, धनबल है, जो अपने हिसाब से अपना कैंपेन लड़ पाए। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिम वोटों का वहां बंटवारा होगा और उसका बीजेपी को फायदा होगा। तो मैंने आपको जो बोला कि करीब करीब मान के चलिए कि 60 से 65 सीटें तो ऐसी होने वाली है जहां पे सीधा मुकाबला सपा और भाजपा का होगा, और बची हुई सीटों में ये वो सारी सीटें हैं जहां पे हो सकता है कि 10-12 सीटों पे बहुत तगड़े मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी दे दे, तो उन जगहों पे जो है बीएसपी नंबर 2 हो जाए, इसकी संभावना है जी यशवंत सर। लेकिन नंबर 2 ही होता है। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीएसपी का ये जो भी वो एक्सपेरिमेंट है, वो बीएसपी का एक्सपेरिमेंट विनेबिलिटी की ओर जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप मुझसे ये पूछेंगे कि आज की तारीख में बीएसपी के जो 10 सांसद हैं लोकसभा के, उनमें से कितने दोबारा जीत के वापस आ सकते हैं, तो मेरी संख्या आज की तारीख में 0 की होगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुआ, आप ये देखिए ना, जिन विधानसभा चुनाव में वो 10 लोकसभा सांसद अपनी सीटों पे अपने अपने भाई 10 लोकसभा सांसदों की 50 विधानसभा सेगमेंट तो होती है ना, उन 10 लोकसभा सांसदों की 50 विधानसभा सेगमेंट में 0 सीटें अगर बीएसपी जीत के ला रही है, उसके क्या मायने? जो लोकसभा सांसद आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है यशवंत सर, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं यशवंत सर? जैसा कि अभी वो बता रहे थे नीरज जी कि कैसे वो विधानसभा चुनाव का उदाहरण दे रहे थे कि जो उनके 10 लोकसभा सांसद हैं। जी जी यशवंत जी, मैं ये कह इंडिविजुअली जीत के आ जाए तो वो चमत्कार अलग है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, इन सबको छोड़िए, आप ये बताइए कि बनारस और शायद लखनऊ, जहां इंडिविजुअल सीट्स की हम बात कर लें, उसके अलावा बीजेपी के कितने सांसद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश से जो अपनी सीट अपनी हैसियत से जीतने की आज की तारीख में हिम्मत रखते हैं या हैसियत रखते हैं? कोई नहीं है, बहुत गिने चुने ही होंगे ऐसे, मतलब उस लिहाज से जिनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो और जो अपने दम पे सीट निकालने की वो करें और कहें कि ठीक है प्रधानमंत्री जी कैंपेन ना भी करने आए तो कोई बात नहीं, हम अपनी सीट खुद निकाल देंगे। ऐसे कितने हैं भाजपा के साथ? जी, ये महत्वपूर्ण बात है सर। एक सवाल, चूंकि मामला उत्तर प्रदेश में जो बनता वो नजर आ रहा है, वो भाजपा सपा का बन रहा है कि मुख्य मुकाबला इन्हीं 2 पार्टियों में होता, आपकी नज़र में होता दिख रहा है। एक सवाल सर, जब भी हम सपा का जिक्र करते हैं, चूंकि सपा दावे कर रही है कुछ ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन की, तो सपा के साथ एक चुनावी जो ट्रेंड देखने को मिला कि उनको गैर यादव ओबीसी वोट नहीं मिलता, उनको दलित वोट नहीं मिलता। लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव गुजरा उसमें अखिलेश यादव बिना मायावती के सपोर्ट के, बिना कांग्रेस के सपोर्ट के अपने वोट शेयर को छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन के 37% तक लेके चले गए। और अभी जो उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति चल रही है वो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के विरोध की, जो जाति के एंगल पर है,
जातिगत जनगणना की, फिर आरक्षण की, इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी वोटों की लामबंदी अपने तरफ कर पाएंगे, या जो बसपा से कट रहा दलित वोट है, जाटव वोट है, जो बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो उसका कुछ हिस्सा अखिलेश यादव भी अपने पास ले पाएंगे? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुझे नहीं लगता। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप पूछेंगे तो मैं शायद उसमें हाँ भर दूंगा कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। 24 के लोकसभा के मद्देनजर मुझे नहीं लगता। देखिए, सपा का जो कोर वोट है या बेस वोट है वो दरअसल 25% का है उत्तर प्रदेश में। उसमें पिछली बार जो वोट एडिशनल पड़े हैं वो 5% के आसपास माइनॉरिटी वोट या मुस्लिम वोट थे, जो बसपा से छटक के सपा को गए, और करीबन 4-5% का वोट जो था वो आरएलडी के कारण उनको पड़ा, उनके गठबंधन। अगर आप ये सपा का वोट नहीं था, ये भी ध्यान रखिए, आरएलडी का वोट वो सपा का वोट नहीं है। इसलिए सपा के वोट को काउंट करते समय हर समय आरएलडी का वोट उसमें जोड़ देना मुझे लगता है ये भी थोड़ी सी जाती होगी, क्योंकि जाट मतदाता ये समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कभी नहीं रहा। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। लोकसभा चुनाव में जाट मतदाता मोस्टली बीजेपी को ट्रांसफर होता है, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में वहां पर बना रहता है जहां पर अजीत सिंह जी और उनके परिवार के सदस्य जिन सीटों पर खड़े होते। तो जिस समय उनके पुत्र लड़े थे मथुरा से, उस समय जाट मतदाताओं ने उनको वोट दिया। मथुरा, बागपत, पूरा आप सहारनपुर तक ऊपर जाइए, उस पूरी बेल्ट में जितनी लोकसभा सीटें हैं 8-10, उन जगहों पे अगर तो आरएलडी के कैंडिडेट होंगे वहां पर जाट मतदाता भले ही वोट दे देंगे उस कैंडिडेट को, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को आरएलडी के वोटर्स लोकसभा में वोट नहीं करेंगे। ये एक नेचुरल आपको मान के चलिए उस चीज का पोलराइजेशन का असर है। हर समय पोलराइजेशन की बात करना उचित नहीं है। बिना पोलराइजेशन के भी जो ग्रास रूट पे जातिगत इक्वेशंस की जो हम बात करें, मैं उनकी आपको एक मोटे तौर पे अंदाजा बता। लेकिन आरएलडी सपा का गठबंधन, भले ही आरएलडी ज्यादा सीटें उस समय नहीं निकाल पाया हो, भले ही बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन वो एक मजबूत अच्छा अलायंस था। जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने आपने जितनी भीड़ रैलियों में देखी वो जयंत की भीड़ थी, वो समाजवादी पार्टी की भीड़ नहीं थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की भीड़ थी वो समाजवादी पार्टी की खुद की। पश्चिम में उनका मसल उतना ज्यादा नहीं था जितना आपको दिख रहा है। तो एक वो भी आप उसको इक्वेशन को रखिए। छोटी छोटी पार्टियों के अपने बहुत इंपॉर्टेंट मायने होते हैं, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, नो डाउट। इसमें कोई, इवन भारतीय जनता पार्टी अगर अपना दल को अपने साथ में, सोनेलाल को अपने साथ में लेके चल रही है तो आप समझ लीजिए कि उसके कुछ मायने हैं ना। तो ये अपना असर बिल्कुल होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने जो जयंत की पार्टी और आरएलडी के प्रभाव की बात की, उसका नजारा हमें वो विधानसभा का उपचुनाव था, लेकिन था जहां पर तमाम ज्यादातर एनालिसिस और ज्यादातर भविष्यवाणियों को फेल करते हुए जयंत ने वो सीट समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी के लिए निकाल ली थी, बीजेपी को हराते हुए उपचुनाव में। यशवंत जी तो सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद की पोस्ट पोल एनालिसिस में अभिषेक इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई हम लोगों की भी, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीट छोड़नी चाहिए थी आरएलडी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जो कारण उसका यही है कि कोर वोट आरएलडी का वो सपा के कैंडिडेट को वोट डालने को तैयार नहीं था, जबकि भाजपा को हराने के लिए सपा का वोटर आरएलडी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए तैयार। ऐसे में अगर आरएलडी को सीटें ज्यादा छोड़ते तो हो सकता है कि 15-20 सीटों का और भी ज्यादा इम्पैक्ट शायद हो गया हो, लेकिन आरएलडी के लिए या जयंत के लिए कम सीटें छोड़ना ये शायद बहुत समझदारी का निर्णय नहीं। जी बिल्कुल, काफी अहम बात आपने कही है। शायद लोकसभा सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो जयंत इस दलील को अखिलेश के सामने जरूर रखेंगे। एक और सवाल यशवंत जी, हमारे दर्शक चूंकि उस पर बार बार सवाल कर रहे हैं कि क्या सभी चीजें जातिगत समीकरणों और परंपरागत
नियम कायदों पर चलेंगी? जैसा कि अखिलेश यादव ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि बेरोजगारी और महंगाई ये दो ऐसी चीजें हैं जो अगले 1 साल में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगी, और समाजवादी पार्टी भी इसके आधार पर वोटरों के अंदर अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो क्या ये मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी, ये बीजेपी के खिलाफ किसी तरह का माहौल बना सकते हैं क्या? देखिए, माहौल बनना और उसके बारे में बात करना अच्छी बात है, लेकिन क्या लोग उन मुद्दों पे वोट डालते हैं जिन मुद्दों को वो अपना मुद्दा बताते हैं? ये एक अपने आप में एक विषय है अध्ययन करने का, क्योंकि ये मुद्दे हैं, लोग अपनी जिंदगी की कठिनाइयों में बोलते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे के साथ ये पूछते हैं कि इस मुद्दे का समाधान उनको क्या लगता है, किस पार्टी या किस नेता में दिखता है। तो लोग जो बेरोजगारी की समस्या या महंगाई की समस्या बोलते हैं, उनमें से अधिकांश लोग विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टियों का नाम नहीं लेते आज भी। उनको सॉल्यूशन की उम्मीद अभी भी नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री के रूप में है, बीजेपी से भी नहीं कहूंगा। आज की तारीख में बीजेपी एक संगठन के रूप में भी कोई नाम नहीं लेता, नरेंद्र मोदी का एज एन इंडिविजुअल नाम लोग लेते। तो वो पर्सनलाइज्ड वोट है, उनके ऊपर उनका विश्वास है, जिसके कारण वो। मेरा एक सवाल है यशवंत जी, अब आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की चर्चा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट बहुल इलाके में, अगर उस इलाके को जाट बहुल इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जयंत का प्रभाव ज्यादा है, समाजवादी पार्टी का प्रभाव कम है, और आपने कहा कि अगर जयंत को ज्यादा सीटें दी हुई होती तो उन्हें ज्यादा फायदा मिलता, तो क्या 2024 में कोई नया समीकरण आपको वहां दिखता है कि जयंत और चंद्रशेखर रावण, खासकर दलित वोट, प्लस अखिलेश यादव और एंटी मोदी जो वोट है, खास करके ऐसे वोट जिसकी चर्चा भी नीरज कर रहे थे, जो कि खुल करके बातें करता है बेरोजगारी की, खुल करके जो बातें करते हैं महंगाई की, ये कोई ऐसा ब्लॉक है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट बीजेपी को चुनौती दे सकता है? देखिए, युवाओं का ब्लॉक चुनौती दे सकता है, बशर्ते वो युवाओं के ब्लॉक की भागीदारी या उनका नेतृत्व वो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत के अंदर देखना चाहता है तो उस लिहाज से। लेकिन उसके बियॉन्ड फिलहाल मुझे लगता नहीं। मतलब मुझे बात बार बार रिपीट उसमें उस तरीके से बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि 1000 मुद्दे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि 1000 मुद्दों के ऊपर अगर केवल एक व्यक्ति का नाम या एक व्यक्ति का चेहरा या एक व्यक्ति की लोकप्रियता हर चीज पे भारी पड़ रही है, तो कभी कभी एक चुनाव विशेषज्ञ की हैसियत से मुझे भी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि इन मुद्दों को जो हम पूछते हैं, इनका कोई अर्थ भी रह गया है कि नहीं रह गया। कई बार अजीब सा लगता है इसको सोचने में। आंकड़ों में भी कई बार अजीब लगता है कि जब समाजवादी बसपा साथ में आ गए और उनका वोट शेयर 45% का बन रहा था पिछले लोकसभा चुनाव में, कि भाई ये तो अंक गणित ही बहुत भारी है, लेकिन अंक गणित के बगल में लाइन और लंबी खींच दी अगर उन लोगों ने 50% की, तो वो कहीं ना कहीं एक चुनाव का मैनेजमेंट, मैसेजिंग और उसके अलावा लोगों का प्रधानमंत्री पे विश्वास, शायद एक ये ऐसा वो कॉम्बिनेशन है जो कॉम्बिनेशन कम से कम अपने अनुभव में, चुनावी अनुभव में मैंने नहीं देखा। मतलब इंदिरा जी के समय में लोग कहते थे, 80 के चुनाव में लोग कह सकते हैं कि उस अनुभव में, लेकिन वो भी इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, 77 के बाद का चुनाव था, जनता पार्टी के फेलियर का चुनाव। सर आपका फ्रेम फिर फिक्स हो गया है, फ्रीज हो गया। सॉरी यशवंत सर का फ्रेम अभी हमें उनकी आवाज नहीं मिले। नीरज जी, यशवंत सर आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, क्या ये मुद्दे शुरुआत के 3 दशकों में नहीं थे? ये मुद्दे तो और भी ज्यादा ही थे ना। ज्यादा गरीब था हमारा मुल्क, ज्यादा भयावह बेरोजगारी थी, ज्यादा भयावह पढ़ाई लिखाई की कमी थी, रोजगार की कमी थी, महंगाई थी, सब कुछ तो था।
लेकिन उसके बाद में भी 3 दशकों में एक तरफा जीत एक पार्टी ने हासिल की थी। शुरुआत में उनके नेता बड़े थे, इंदिरा जी के बाद में जरूर नेतृत्व का एक वो क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि थोड़ा राजीव जी की डेथ के बाद में कम हुआ, लेकिन राजीव जी के भी रहते हुए 400 प्लस का जो उनका मैंडेट था 84 का 89 में हुआ क्या? वो तो दोहरा नहीं पाए ना भाई। 400 प्लस के मैंडेट को अभिषेक घट के होना चाहिए था 375 दूसरे चुनाव में, उससे घट के होना चाहिए था 300 या 350 तीसरे चुनाव में। 400 से शुरू करके पार्टी को कम से कम 3 चुनाव तो निकालने चाहिए थे ना, नहीं हुआ। 189 आ गया। हाँ, तो ये चीजें बड़ी अजीब है। और दूसरी चीज, हम कैसे भी बात करें, कुछ भी समझे, देखिए मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, उनके नेतृत्व को 14, 17, 19 ये सारे मैंडेट उनके नाम पर मिले। इनफैक्ट 22 के मैंडेट में लेकिन कुछ ना कुछ सी सही, लेकिन योगी आदित्यनाथ का भी अपना इम्पैक्ट था। एक उनकी भी अपनी पॉपुलैरिटी कह ले, एक तरीके की, एक समाज के एक वर्ग में एक तरीके बनी हुई है। तो उत्तर बीजेपी के जितने भी शासित राज्य हैं उसमें सच्चाई यह है कि डबल इंजन के नाम की सरकार आप कहें तो उसमें नंबर 1 पे मैं असम को मानता हूं, क्योंकि असम का जो वोट है वो असम हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी दोनों के उसके साथ में डबल डुअलिटी में चल रहा है जिस तरीके का। दूसरा जो है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में एक वो भी फैक्टर है भाई, नरेंद्र मोदी से पॉपुलैरिटी की लड़ाई प्रधानमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव तब करेंगे ना जब पहले वो योगी से पार पाएंगे। नरेंद्र मोदी कहेंगे पहले योगी से तो लड़ लो यार, हमारे तक बाद में आना, मतलब सेमीफाइनल तो निपट लो पहले। अगर ये पिछले साल के सेमीफाइनल में अखिलेश यादव 250 सीट लेके आ गए होते तो ये हम लोग इस समय बात करके उनकी चुनौती को हम गंभीरता से लेते कि भाई 250 सीट वो लेके आ गए हैं और अब देखो क्या होता है। लेकिन उस स्थिति में भी हमारे सामने ये तमाम किस्म के अजीबोगरीब उदाहरण होते कि 2 बार दिल्ली में चारों खाने चित्त बीजेपी को कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। उसके बावजूद लोकसभा की सीटें 7-0 बीजेपी को लोगों ने दी वहां, जबकि विधानसभा में 3 और 5, एक बार 67 और एक बार 65, 70 में से अरविंद केजरीवाल जीत के लेके आए। सन 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस स्वीप करती है और 5 महीने के अंदर राजस्थान में 0, मध्य प्रदेश में 27 लोकसभा। अब मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो आपको हरियाणा का भी एग्जाम्पल है सर कि हरियाणा में सारी सीटें बीजेपी निकालती है और विधानसभा चुनाव में लंगड़ी सरकार बनानी पड़ जाती है। बिल्कुल, तो ये चीजें आपको बताती है कि जनता क्लियर है, जनता इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि उसको किस लेवल पे किसकी सरकार, किसके नेतृत्व देना है। दिल्ली की जनता को विधानसभा में अरविंद केजरीवाल पसंद है तो वो उन्हें झुआ भर के सीटें देते हैं, लेकिन लोकसभा में ठेंगा दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के केस में उत्तर प्रदेश की जनता को बीजेपी की सरकार को जिताना भी होता है, लेकिन थोड़ा टाइट करके जिताना होता है कि बहुत ज्यादा हवा मत हो, तो एक अदर विपक्ष भी अच्छा खड़ा कर देती है वहां की जनता। और 27 में अगर काम नहीं पसंद आया तो अखिलेश यादव वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगर बीजेपी का काम लोगों को नहीं पसंद आता है तो वहां पर। लेकिन फिलहाल उसके बाद में भी अगर लोकसभा में लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है तो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं उनको समझ में आती कि हम विधानसभा में किसको वोट दे रहे हैं, लोकसभा में वोट हमारा ही है, विधानसभा का हमारा अलग है। और विधानसभा के नीचे अगर आपका बात कीजिए कि आपके स्थानीय चुनावों का, तो उसका मैंडेट और अलग। तो लोग स्प्लिट वोटिंग कर रहे हैं। ये स्प्लिट वोटिंग का टर्म 2004 में हमने बोलना शुरू किया था, 2004 के लोकसभा चुनाव में, कि स्प्लिट वोटिंग हिंदुस्तान में नहीं हो रही है। इसलिए वो जो अटल जी की हार हुई थी, सोनिया जी जो जीत के आई थी, वो लैक ऑफ स्प्लिट वोटिंग का था। लेकिन वो 2004 था, ये 2024 है। 20 साल में स्प्लिट वोटिंग पूरे हिंदुस्तान में घर कर गई है, बैठ गई है।
अच्छे से। लोग अलग अलग वोट देना चाहते हैं, उनका अधिकार है, ये उनका मत है, और जैसा वो जिस लेयर पे जिसको ज्यादा बेहतर समझते हैं वो उसको जिताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन नीरज एक सवाल मैं लगातार पूछ रहा हूँ, ये आपने एक बात बिल्कुल आपकी बात से निकल के आ रहा है कि सारे समीकरण और सारी चीजें जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी अगर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लोकसभा चुनाव में सामने होता है। लेकिन एक सवाल और जुड़ता है, जैसे आपने कहा कि 100% जो मुस्लिम वोट है वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ आगे भी है, वो रहेगा। क्या ये चर्निंग आपके ट्रैकर में क्या मुस्लिम समाज में नहीं आ रहा कि वो लोग जब बीजेपी पसमानदा को जोड़ने की बात कर रही है, और अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देख लें 2022 के चुनाव में, तो बीजेपी के बाद अगर दूसरे नंबर पर मुसलमानों ने किसी को वोट दिया, समाजवादी के बाद पार्टी के बाद अगर दूसरे नंबर पर मुसलमानों ने वोट दिया तो बीजेपी को दिया तकरीबन 8-9% के आसपास। तो अगर ये कार्ड बीजेपी चल रही है तो क्या मुस्लिम समाज के बीच भी आपको उनका वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है या और घटेगा? ये पूरी तरीके से ये जानते हुए मुसलमान की मोदी ही आएंगे, वो फिर भी उनके खिलाफ ही वोट है। देखिए, जब मैं 100% की बात कर रहा हूं तो मैं लिटरल सेंस में नहीं, मैं फिगरेटिवली। ऑब्वियसली कोई भी किसी भी समाज किसी भी जगह के वोट 100% वोट किसी एक को नहीं जाते, उसमें कहीं भी। गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पे हमारे आंकड़ों में तो ऑलमोस्ट 30% वहां पे मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। इसका मतलब यह है कि लगभग हर तीसरे मुसलमान ने गुजरात में बीजेपी को वोट दिया, और ये संख्या हर चुनाव में गुजरात में बढ़ी है, कम नहीं हुई। हाँ, कई सारे आकलनकर्ता और वो उसको थोड़ा सा इस पहलू को उनको सरकारी मुस्लिम करार देते हैं। मेरा उससे घरघोर विरोध है इस चीज से, क्योंकि ये लोकतंत्र का अपमान है। किसी को भी अगर मुसलमान जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो सरकारी मुसलमान है, तो जो हिंदू पक्ष को वोट दे रहा है तो वो क्या सरकारी हिंदू हो जाए? ऐसा नहीं होता। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के वोट मुस्लिम मतदाताओं के बीच में धीमे धीमे से ही बढ़े हैं, लेकिन एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे माफ कीजिए, बार बार पीछे से फोन आ रहा है क्योंकि मुझे दूसरे शो पे जाना है, मैं रैप अप भी करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक अंतर उसमें यह भी है, देखिए, जहां पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ऐसी नहीं है कि वो चुनाव की दृष्टि से चुनाव के नतीजों पे इंपैक्ट कर सके, उन जगहों पे, उन राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं के बीच में बीजेपी की बैठ बढ़ गई बहुत। अब इसके कारण और मीमांसा अभी हम इसके लिए समय नहीं है, मैं केवल आपको एक वो डिवीजन बता रहा हूं। लेकिन जिन जगहों पे, जिन राज्यों में, जिन सीटों पर, जिन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं को ये लगता है कि वो इलेक्टोरली इंपॉर्टेंट है और वो नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, उन जगहों पर आज भी मुस्लिम मतदाताओं की पहली चॉइस वही पार्टी या वही कैंडिडेट है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता है। अभी भी स्थिति यही है। लेकिन पसमंदा मुस्लिम, शिया मुस्लिम, ये वाले फैक्टर्स आ रहे हैं। शिया मतदाता काफी समय से बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट देते रहे हैं। इनफैक्ट अटल जी को लखनऊ में बड़ी तादाद में शिया मतदाताओं ने हमेशा से वोट डाले। ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट भी डिपेंड करता है। बहुत सारे बीजेपी के ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जो बहुत 50 सालों से मुस्लिम मतदाता उनके क्षेत्र के उनको वोट डालते हैं। सामान्य रूप से उनको लगता है ये आदमी हमारे काम का है, हमारी सुनता है, तो हम वोट क्यों नहीं दी। लेकिन आप अगर ब्रॉड ट्रेंड और ब्रॉड सेंस की बात करें तो उनके लिए पहली प्रायोरिटी वो पार्टी है जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है। ये सच है, ये मतलब ये इलेक्ट्रो फैक्ट है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है जिसमें कि आप ये मान के चलिए कि बीजेपी का वोट थोड़ा ही सही, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के उसमें बढ़। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव भले ही 80 सीटों 2024 में बीजेपी को हराने की बात कर रहे हो, लेकिन यशवंत देशमुख से जो करीब 45 मिनट की चर्चा हमने की, बल्कि 50 मिनट की चर्चा हमने की, उसका नतीजा यही निकलता है कि 80 सीटों पर बीजेपी को हराने के अखिलेश यादव के दावे में आज की तारीख में उतना दम नहीं दिखता। बचे हुए 1 साल में 11 महीनों में अगर उन्हें अपने दावे को अंजाम तक ले जाना है तो काफ़ी कुछ करना होगा, और जो परिस्थितियां हैं उनमें बड़ा ही आमूल-चूल परिवर्तन लाना होगा। दोस्तों, YouTube पर हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि 2024 में बीजेपी कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए है कि हमारी चर्चा से अलग इस पोल का रिजल्ट है। करीब 1,500 लोगों ने अपना वोट डाला है और उसमें से 66% लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यूपी में
2024 के लोकसभा चुनावों में ज्यादा सीटें लेकर आएगी। खैर, आज चर्चा में शामिल होने के लिए यशवंत देशमुख आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार अभिषेक अमीश राय आपका भी शुक्रिया। दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।